हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। दिस इज़ आरजू कक्कड़। तो ये जो सीरीज़ है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सेशन में जो आरबीआई ग्रेड बी 2022 में जनरल अवेयरनेस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर ले लिया है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। आज के इस सेशन के अंदर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे आरबीआई जो है वो सवाल पूछती है और 2022 में भी कैसे क्वेश्चंस करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आए हैं। विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम सीधा चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। इन डेप्थ एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से डाला जाता है एग्जाम में वो नोटिस करना है, राइट। और इसके आसपास की जो कहानी है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। साथ ही साथ अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आरबीआई का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे बिना प्रिपरेशन शुरू ही मत करो। ये मैं हर एग्जाम के लिए बोलती हूँ, चाहे वो आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक सीरीज आरबीआई के लिए है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 2022 में कैसा क्वेश्चन आया था। करंट ओरिएंटेड स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है। In Union Budget 2022, the Emergency Credit Line Guarantee Scheme was extended to March 2023. अगला सवाल है जो उन्होंने पूछा है कि फर्दर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस दैट द कवर विल बी एक्सपेंडेड बाय अनदर व्हाट अमाउंट टू ₹5,00,000 करोड़। स्कीम से क्वेश्चन है। मैं वैसे आपको बता देती हूँ जल्दी से एक बात कि अगर आप स्कीम्स कवर करना चाहते हो तो आरबीआई ग्रेड बी 2023 का कोर्स अगर आप देखोगे, ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे जाओ, एक ऑल टुगेदर एक सेशन चल रहा है, सीरीज चल रही है गवर्नमेंट स्कीम्स की, जो कि आई एम कवरिंग एवरी डे शार्प एट 7 PM होता है। और उसके बाद हर 2 लेक्चर्स के बाद क्वेश्चंस भी होते हैं सेम जैसे आरबीआई में पूछे जाते हैं। तो ये प्रूफ है कि स्कीम से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पे ऊपर ये क्वेश्चन है और पूछा गया था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि दिस स्कीम विल बी एक्सपैंडेड एंड इट विल कवर it will be expanded by another 50,000 crore to ₹5,00,000 करोड़। तो आंसर था इसका ऑप्शन 1। तो मतलब एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन था इस स्कीम से एसोसिएटेड। इस स्कीम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, नाम से ही समझ आ रहा है, क्रेडिट, वो भी इमरजेंसी लाइन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अपन ने देखा है कि कोविड-19 में पूरी इकोनॉमी की मतलब जो बैकबोन है वो कौन है? एमएसएमई सेक्टर है। लेकिन कोविड ने सबको चिल्ला के रख दिया। तो यहाँ पर ये स्कीम 2020 में इंट्रोड्यूस करी गई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो पैकेज है उसके अंदर, जिसमें ये स्कीम जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे एलिजिबल बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, वो वापस से अपने बिजनेस को रिज्यूम कर सकें, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते इंटरप्शन हुई। तो ये स्कीम प्रोवाइड करती है आपको क्रेडिट, ठीक है। इसके काफी फेजेस रहे, फिर 1.0, 2.0, 3.0, मतलब ये फेजेस में रही। अभी जो रिसेंट फेज है वो इसका जो चल रहा है ईसीएलजीएस का, वो है 4th फेज, ठीक है। ये पूरी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, इट इज अंडर दैट। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, तो यहाँ पर एक नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी है, जो कि आप बोल सकते हो एक तरीके की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। एंड 100% गारंटी जो है इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। किसको? टू दी मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि यहाँ जो आप लोन दे रहे हो, यहाँ पर जो लोन मिल रहा है वो कोलेट्रल फ्री लोन होता है। और ये अभी 1 महीना पहले ये स्कीम न्यूज में भी थी, क्योंकि न्यूज में क्या था कि जो एनपीएज हैं वो अंडर दिस क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जो लोन्स हमने दिए हैं और जो परसेंटेज है ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द लोन अकाउंट्स अंडर दिस स्कीम, वो है दिस टू डैट 4%, मतलब रन 3.9% आप बोल सकते हो, तो 4%। तो वैसे भी ये स्कीम न्यूज में थी। तो अगले अब 2023 में क्या पता एक और क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। रिसेंटली द डीलिमिटेशन कमीशन हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, वेस्ट बंगाल, मणिपुर या मिजोरम? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन 1। तो जे एंड के, तो बेसिकली इट शुड बी लाइक दिस 1 2 3 4 5। तो ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर इस क्वेश्चन का सही आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन?
तो ये पाइपलाइन के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के एसेंस को समझो। उन्होंने क्या बोला है, कीवर्ड है कौन सा सेक्टर इंक्लूडेड नहीं है। तो मतलब कि कुछ 5-6 सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स हों आपको पता होने चाहिए वो, और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सेक्टर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। जो सेक्टर इंक्लूडेड नहीं है वो है सोलर एनर्जी। तो इसीलिए ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी जितने भी सेक्टर हैं वो इस पाइपलाइन में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है इसके बारे में जानो। NMP, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। देखो, सरकार के पास कुछ एसेट्स होंगे, बिल्कुल होंगे। एसेट किस फॉर्म में हो सकते हैं, एसेट हो सकते हैं जैसे कोई बिल्डिंग हो गई, रोड्स हो गई, रेलवेज हो गए, ठीक है। तो वो जो एसेट है, उस एसेट से आप उसको मोनेटाइज करके वहां से जो आप पैसा जनरेट कर सकते हो। जैसे सरकार के पास कोई एक बहुत अच्छी सड़क बनी है, ठीक है, वो बनी है फॉर एग्जाम्पल दिल्ली टू हरियाणा। ये अगर एक सड़क बनी और यहाँ पर सरकार चाहती है कि अगर मैं किसी प्राइवेट पार्टी को दूं आगे, यहाँ से जो पैसा आया फिर उसके बाद वो तो सरकार लगा देगी नई सड़क बनाने में। और यहाँ पर जो प्राइवेट पार्टी है, यहाँ चाहे टोल हो, चाहे यहाँ पर आप लगा लो कोई आसपास कोई रेस्टोरेंट खुल जाए मेन रोड पे, तो वो जो भी वो पैसा है वो प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रॉफिट ले लेगी वहां से। तो बात ये है, वो सड़क भी अच्छी हो गई, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनने लग गया, एसेट है एक सरकार का, और उससे पैसा जनरेट किया और एक नई सड़क भी बना दी। तो ये इसको बोलते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। इसमें अब ये पाइपलाइन कहती है कि सरकार कहती है कि थ्रू दिस NMP एस्टिमेट मोनेटाइजेशन पोटेंशियल कितना है, 6 लाख करोड़, दैट इज ₹6 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन पोटेंशियल है थ्रू दी एसेट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जनरेट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली एक टाइम फ्रेम है, वो है 4 साल का, 2022 से 2025 तक। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रोड्स, रेलवेज, पावर सेक्टर जो भी एसेट्स हैं, दे कंप्राइज 66% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द एसेट्स, और बाकी जो अपकमिंग सेक्टर्स हैं लाइक टेलीकॉम, माइनिंग, एविएशन, दे आर द रिमेनिंग वंस। क्वेश्चन कहां से आया कि ये कौन कौन से सेक्टर इसमें इंक्लूडेड है, जैसे टेलीकॉम, माइनिंग, रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेज, नेचुरल गैस, पोर्ट्स, ये सब इंक्लूडेड है। आरबीआई ने क्वेश्चन पूछा कि आप बता, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो हम कुछ कहें, एक दो चीजें यहाँ पे अपन को लगेगा ये सेक्टर्स देख तो लिए ही है, मतलब ये हम जनरली बोल देंगे रोड रेलवे सेक्टर है, वहीं से क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा सेक्टर इंक्लूडेड नहीं है। सो दैट इज वाई जितना भी पढ़ रहे हो एक डेप्थ पता चल जाएगी कि यहाँ तक पढ़ना है और उसको बहुत अच्छे से करना है, हल्के में नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। तो 5 ऑप्शंस दिए और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में। पहली कौन सी है वो आप सोच लो, मैं बता भी दूंगी, बट सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी जो आरबीआई ने पूछी, और आंसर था इसका HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन 5th। काफी थे, ICICI, मैक्स लाइफ, तो अपन को सीधा पता है HDFC है, कोई इधर उधर की बात ही नहीं है। अगर वो पूछ लेते लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया तो वो कौन सी होती, सोच लो, 1 मिनट का टाइम हो रहा है। मैं इतना आपको HDFC के बारे में बता दूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर है, याद में रख लेना, ठीक है। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 14th of August 2000, ये डेट भी पूछी जा सकती है। लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। कब एस्टैब्लिश हुई LIC, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st of September 1956, जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। तो इसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बेसिकली नेशनलाइजिंग द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया दैट टाइम, उसके चलते ये एक्ट पास हुआ। और LIC इज वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसकी ओनरशिप है ऑफ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन ये है कि 2020 की बात चल रही है, द RBI पैनल unexpectedly cut the repo rate by 40 basis point to 4% in which of the following months of 2020। क्वेश्चन का एसेंस समझ रहे हो,
मतलब आरबीआई कैसे खेल रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा आपसे कि कितना परसेंट रेपो रेट रहा 2020 में, वो पूछ रहा है कि ये वाला 4% जो कट किया और 4% रखा आरबीआई ने अनएक्सपेक्टेडली, कौन से मंथ में ये हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो दैट वाज इन द मंथ ऑफ मई 2020। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ और चीजें बताओगे, मैं अभी आपसे एक सवाल पूछूंगी, सवाल से पहले बता देती हूँ किससे ओरिएंटेड होगा। रेपो रेट क्या है और इससे रिलेटेड कुछ बातें करूंगी, लेकिन एट प्रेजेंट जो रेपो रेट चल रहा है वो है 6.25%। ये 6.25% कब हुआ, कौन से मंथ में, ये आप मुझे बताओगे। बात आती है रेपो रेट की, रेपो रेट क्या है और इससे एसोसिएटेड एक छोटी सी कुछ बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कल को जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो, जब आपको पता चले कि रेपो रेट बढ़ गया है या रेपो रेट कम हो गया है, उससे एसोसिएटेड है। ये रेपो रेट क्या है, बहुत सिंपल सी कहानी के थ्रू एक समझाना चाहती हूँ। देखो, जैसे कि आपके पापा है, आप उनसे पैसे लेते हो, ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर बैंक्स जितने भी हैं, बैंक के एक पापा जी हैं, वो हैं आरबीआई। बैंक आरबीआई से पैसे लेगा, क्यों लेगा, क्या लेगा, वो कहानी नहीं बताना चाहती, लेकिन अब आरबीआई क्या करेगा, कुछ एक इंटरेस्ट रेट लगाएगा, जो रेट होगा जब पैसे देते टाइम वो होगा रेपो रेट। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, इसको दूसरे तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं, ये फंडा क्लियर हो जाएगा। देखो, मार्केट में जब अपने को लगता है कि महंगाई बहुत हो गई है, इन्फ्लेशन हो गया है, इन्फ्लेशन कब होता है, जब लोगों के हाथ में बहुत पैसा होता है हाथ में। अब आपके पास पोटैटोज लेने हैं, पोटैटो सिर्फ 4 पड़े हैं, लेकिन पैसा इतना है कि कोई भी देने को तैयार है सिर्फ 4 आलू के लिए, तो उसका रेट बढ़ जाएगा, राइट। अब वो हो गया इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करी जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी जब लोगों के हाथ से पैसा वापस निकाल लिया जाए, उनके हाथ से पैसा ले लिया जाए, ठीक है। सो यू वांट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी, so it will be done by raising the repo rate. So repo rate is a tool to manage the inflation. जब रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, वो बैंक जो बोरो कर रहा है आरबीआई से उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मतलब तो एज अ रिजल्ट जब आप जाओगे बैंक के पास बोरो करने के लिए तो बोरोइंग और ज्यादा एक्सपेंस हो जाएगी। जब मुझे कोई चीज इतने में मिल रही है, इतने परसेंट में मिली है, तो मैं भी तो, जब मैं इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रही हूँ तो मैं आपसे भी आगे ज्यादा ही लूंगी। सो जब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया तो बैंक के जो बोरोइंग है, जब आप बैंक से बोरो करोगे तो वो भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो इसके चलते मार्केट में क्या होगा, पैसा जो है वो लोगों के हाथ से बाहर आ गया, क्योंकि बोरोइंग जो है वो एक्सपेंसिव हो गई फॉर द एंटरप्राइजेस, फॉर द इंडस्ट्री, जिससे कि मनी सप्लाई जो है वो रुक जाएगी, मतलब स्लो हो जाएगी। इसका एक इफेक्ट है डेफिनेटली, इकोनॉमी जो एक्सपेंशन होती है वो नहीं होगी, लेकिन इट विल हेल्प टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इसका दूसरा साइड चलो, जिसमें हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की, उसके अंदर क्या होता है, मार्केट में पैसा नहीं है, मतलब लोग खरीद नहीं रहे हैं, बोरोइंग नहीं हो रही है, अब लोगों के हाथ में पैसा इन्फ्यूज करना है, तो ऊपर आरबीआई क्या करेगी, वो रेपो रेट को क्या करेगी, अब कम कर देगी। जब रेपो रेट कम होगा तो बैंक आपसे कम रेट में आपको लोन देगा, तो क्या होगा, यहां पर आप बोरो करोगे बैंक से, आप बेसिकली जो बिजनेसेस हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, दे कैन नाउ बोरो मनी, राइट। तो जो पूरी होल मनी सप्लाई है ऑफ द इकोनॉमी वो बढ़ जाएगी, उससे इकोनॉमी ग्रोथ और ज्यादा एक्सिलरेट हो जाएगी। इसी तरीके से आरबीआई रेपो रेट के साथ क्या, बेसिकली एक ऐसा टूल हो गया रेपो रेट, वेयर वी कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन, यू कैन मैनेज द इन्फ्लेशन, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ऑन्स जैबियर हैज वन द मैड्रिड ओपन, ही इज फ्रॉम विच कंट्री। तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अगर किसी कंट्री से एसोसिएटेड है वो पता होना चाहिए, और वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है वो भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ऑन्स जैबियर हैज वॉन द मैड्रिड ओपन फ्रॉम ट्यूनेशिया, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे द पर्सन इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। ट्यूनेशिया कहाँ है, मैप में देख लो, इधर लीबिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, स्पेन, फ्रांस, इटली, मेडिटेरेनियन सी बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो ये अब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना रहेगा, साउथ अफ्रीका चले जाना। चलिए आगे देखते हैं।
Which country became the first country to use Bitcoin as the legal tender alongside the US dollar? तो कौन सी वो कंट्री है that is the first country to use Bitcoin, क्रिप्टो करेंसी की बात आ जाती है, as a legal tender? तो वो कंट्री है एल सेल्वाडोर, ऑप्शन थर्ड। सेंट्रल अमेरिका चलते हैं, एल सेल्वाडोर, ठीक है। इधर देख रहे हो कैरिबियन सी, ऊपर मैक्सिको, नीचे साउथ अमेरिका, ठीक है। पूछ लिया जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, बिल्कुल नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर मैक्सिको से पास करता हुआ जाता है, तो आंसर इज ऑप्शन थर्ड, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, जब मैं यहां पर अगर बात कर रही हूं कि बिटकॉइन जो है वो एक लीगल टेंडर अगर वो बोल रहे हैं, तो इसके कंसर्न्स क्या है? जब when there is an absence of central regulating authority and you're legalizing the Bitcoin, basically it can lead to, it has a potential जहां पर यू कैन गो फॉर फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। अभी जो आप नोट लेते हो, जो आपका पैसा है, उस पर अगर आप देखोगे 10 रुपए का, 500 रुपए का नोट, उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का, सो बेसिकली देयर इज अ प्रॉमिस कि उसके पीछे देयर इज अ बैकिंग, राइट। तो यहां पर देर इज नो लीगल अथॉरिटी जब क्रिप्टो करेंसी की बात होती है। सो कंसर्न्स यही है कि इट माइट लीड टू, देर इज अ पोटेंशियल वेयर इट कैन लीड टू मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, देर इज एन एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी ऑल्सो, राइट। तो ये सब कुछ जो है इट इज एसोसिएटेड विद दिस अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, सो इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2009, इट इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड ये सब जो बातें हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। मैप जरूर देख लेना, और कोई भी चीज एसोसिएटेड हो, जब भी कोई भी कंट्री की बात होती है, तो मुझे लगता है कि एक बार मैप देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अच्छी बात ही है। अगला क्वेश्चन देखो, मतलब स्टेटमेंट ऐसे लग रही है, इतनी सारी स्टेटमेंट्स है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो कितना छोटा सा है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, एक सिंपल सी बात है, इंडिया अगर कोई भी एमओयू, कोई भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई एग्रीमेंट किसी दूसरी कंट्री के साथ इफ दे आर साइनिंग, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑटोमेटिकली। उसमें इन डेप्थ में मत जाओ चाहे, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि मतलब जो भी इंडिया में चल रहा है, कोई एमओयू साइन हो रहा है, डिफेंस सेक्टर में कुछ हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो रहा है, एनीबडी इज गेटिंग एन अवार्ड, और समथिंग इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, और समथिंग इज रिलेटेड टू लिटरेचर, राइट। किसी का हेडक्वार्टर कहाँ है किसी इंस्टीट्यूशन का, अभी हमने कल एससीओ के बारे में देखा था, कल मीन्स लास्ट टाइम जो सेशन हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। सो एक कैटेगरी खुद से बनाओ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इफ यू गो टू द शॉर्ट्स, अगर आप देखोगे ऑलिव बोर्ड में, मैं आई विल प्रिपेयर दैट, और आपको एक इंपॉर्टेंट लिस्ट भी मिल जाएगी। अब उसमें कितने डेप्थ तक जाना है वो भी समझने की बात होती है। अननेसेसरी किसी भी टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी है अपने को, ये भी जानो। क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, सो देयर आर नेम ऑफ 5 कंट्रीज, एन एग्रीमेंट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स हैज बीन साइंड to strengthen the cooperation in distribution, storage, utilization, production of green hydrogen through building enabling frameworks for projects, regulations and standards, trade and joint research development projects, मतलब blah blah blah। अपने को बस ये बताना है ये एग्रीमेंट जो है कौन सी कंट्री के साथ हुआ। द आंसर इज जर्मनी। बात ये भी समझ लो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन इज बेसिकली, अभी H2O है, पानी को स्प्लिट करा थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, साइंस में नहीं जाना। ये जो हाइड्रोजन यहां से जनरेट होगी, बेसिकली व्हेन यू आर डूइंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग वो एनर्जी, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। जब ये एनर्जी से व्हेन यू आर डूइंग द इलेक्ट्रोलिसिस रिन्यूएबल एनर्जी से, राइट, जो जिसका कोई नुकसान नहीं है, जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं करा, जो हम चाहते हैं, तो वो हाइड्रोजन जो आपको मिली, दैट बिकम्स योर ग्रीन हाइड्रोजन। सो इट इज बेसिकली अ क्लीन एंड रिन्यूएबल फ्यूल। इसको आप फर्दर यू कैन यूज इट, it has its further applications in chemical industry, petrochemical industry, in steel industry, right। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हो जाएगी। इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोजन दैट इज प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, बट वेयर यू आर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जो आप एनर्जी दे रहे हो वो रिन्यूएबल एनर्जी है। दैट इज वाई दैट हाइड्रोजन इज ग्रीन हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज क्लीन एंड इट इज अ रिन्यूएबल फ्यूल। इट कैन बी यूज्ड एज अ रिन्यूएबल फ्यूल, right। Name the first Indian women who won gold in the International Weightlifting Federation। तो नाम है हर्षदा गरुड़, ऑप्शन सी, जो कि कहां से है,
Maharashtra. So you might know these things, they are very important. Weightlifter from Maharashtra, right? ऐसे भी आ सकता था कि पर्सनैलिटी का नाम दे दिया एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स. Okay, so the last question is, as per the 21st round of systematic risk survey, which of the following risks were assessed as high? तो यू शुड नो दीज थिंग्स. अगर किसी को हाई कैटेगरी में रखा है, मॉडरेट कैटेगरी में रखा है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट नो एज पर दिस 21st राउंड ऑफ दिस रिस्क सर्वे. ग्लोबल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, जनरल रिस्क, 3 ऑप्शन दे दिए. इनमें से कौन सा बेसिकली रिस्क है दैट वाज असेस्ड एज हाई? सो यू आर हैविंग 5 ऑप्शंस. मुझे पता है ग्लोबल रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, दे टू वर असेस्ड एज हाई. सो माय ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए एंड बी, आंसर 3, राइट? सो थर्ड इज द राइट आंसर. लेटेस्ट अभी आप चेक करना और मुझे बताना, फिर आई लास्ट इन दी नेक्स्ट, जो भी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑफ जनरल अवेयरनेस आई लास्ट. सो ये सेशन यहीं तक था. आई होप यू एंजॉयड इट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे कवर करना है, कैसे बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर RBI ग्रेड बी 2023. Do subscribe the channel, do share these videos and do like the session as well. Thank you everyone. All the best. Take care.